एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आप सभी का स्वागत है यार मोल कॉन्सेप्ट के थर्ड लेक्चर में। आप पहले दो लेक्चर्स में यार हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिए हैं यार मोल्स के कि यार मोल होता क्या है। हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है और यार प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोल निकालते कैसे हैं ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, आई होप यार आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने बहुत सारे यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, सारे फॉर्मुलेज हमने देख लिए थे। ठीक है, ये आपका यार लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग हमारी आगे चीजें पढ़ेंगे। जैसे यार इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये चीज हम लोग देख लेंगे। आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट की, ये देखना है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये देखना है। फिर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये भी हमको इस पर्टिकुलर वीडियो में चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, पहले यार देखो, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है ना। बेसिक सी डेफिनेशन एवरेज एटॉमिक मास की क्या बोल रहा है, इट इज वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आप आइसोटोप्स लो, उसका वेटेड एवरेज निकालो उनके एटॉमिक मासेस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे देखो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज करो क्लोरीन है, क्लोरीन के आपके दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, सपोज करो जो 35 वाला है इसकी परसेंटेज अबंडेंस आपको दे रखी है 75%, और जो क्लोरीन 37 वाला है इसकी परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है 25%। आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए। आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताओ। एवरेज एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, AAM से। ठीक है, आपको दो आइसोटोप दे रखे हैं 35 और 37, और आपको परसेंटेजेस दे रखी है। तो देखो कैसे निकालना है। जो क्लोरीन 35 वाला है उसकी कितनी परसेंटेज है, 75। तो इसको करो 35 इंटू 75, ये एक टर्म आ गया आपका। एक आइसोटोप के लिए ये एक टर्म आ गया। अब दूसरा आइसोटोप के लिए क्या आएगा, 37 इंटू 25। तो इसको ऐड करो 37 इंटू 25, दूसरा आइसोटोप के लिए दूसरा टर्म आ गया। अब मान लो ऐसा तीसरा आइसोटोप होता तो उसके लिए तीसरा टर्म आ जाता। राइट, तो जितने भी आइसोटोप होंगे ऐसे टर्म आ जाएगा। टर्म क्या है, उसका एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय आपको टोटल परसेंटेज करनी है। टोटल परसेंटेज कितनी है, 75 और 25, आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है, 100%। तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, इस केस में जैसे आपके क्लोरीन के केस में दो आइसोटोप थे तो हमारे दो टर्म आ गए, ये वाला एक टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म। ऐसे तीन आइसोटोप होते तो तीन टर्म आ जाते। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है क्लोरीन का, 35.5। एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है, 35.5। तो बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास है क्या, इट इज वेटेड एवरेज। आपका वेटेड एवरेज है एटॉमिक मासेस का जो भी उसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और ये आपको परसेंटेजेस क्या दे रही है, परसेंटेज अबंडेंस की। यार आपका नेचर में क्लोरीन 35 वाला कितना पाया जा रहा है, 75% पाया जा रहा है। क्लोरीन 37 वाला कितना पाया जा रहा है, 27% पाया जा रहा है। ये बात समझ में। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है इस केस में, 35.5 है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो 35.5 है ये 35 और 37 के बीच में है। तो हमेशा यार जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आपका लोएस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे यार इस केस में लोएस्ट एटॉमिक मास क्या है, 35। राइट, आपका हाईएस्ट एटॉमिक मास क्या है, 37। तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आया है वो क्या आया है, वो एग्जैक्ट आपका इन दोनों के मतलब बीच में आया। एग्जैक्ट बीच में नहीं आया, 36 नहीं आई है वैल्यू, 35.5 आई है। ठीक है, क्यों आई है 35.5 वो भी बात करते हैं। इतना हम समझ गए कि जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होगा वो लोएस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में होगा। ये एक पॉइंट समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि इट इज मतलब एवरेज एटॉमिक मास, या फिर इट की जगह लगा दो एवरेज एटॉमिक मास। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप whose percent abundance is more। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, आपका एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के क्लोज रहेगा जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। जैसे यार इस पर्टिकुलर केस में देखें तो 35 वाली की किसकी थी, 75% थी। 37 वाली की कितनी थी, 25% थी। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है जो कि 35.5 है वो किसके नजदीक है, 35 के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू 37। और क्यों है, क्योंकि 35 वाले की परसेंटेज ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आया है वो नजदीक आया है आपके 35 वाले के। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप whose percentage abundance is more। जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा रहेगी तो उसके नजदीक रहेगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। अब यार ये आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि भैया दोनों की परसेंटेज अबंडेंस सेम होगी, तो जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन होता यार जो क्लोरीन 35 वाला है उसकी मान लो आपको 50% दे रखा है और क्लोरीन 37 वाला है इसका भी 50% दे रखा है। तो जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे कैसे निकालोगे, 35 वाले की कितनी परसेंटेज है, 50, 35 इंटू 50 प्लस 37 वाले की कितनी परसेंटेज है, 50, 37 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय, डिवाइड तो किससे करोगे आप, टोटल परसेंटेज तो हमेशा कितनी होगी, 100 होती है। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, 36 आएगा। क्यों आ रहा है 36 यार, क्यों आ रहा है 36, क्योंकि आपकी दोनों की परसेंटेज क्या है, सेम सेम, तो एग्जैक्टली बीच में आ गया। 35 और 36 से एग्जैक्टली बीच में आ गया।
ठीक है, अगर जिसकी भी परसेंटेज ज्यादा होगी, जैसे प्रीवियस केस में 35 वाले की 75% थी, तो उसके नजदीक आया, वो डोमिनेट कर रहा था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका हो गया एवरेज एटॉमिक मास। इस तरीके से हम निकालते हैं। इसके और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना? इसके हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड देखिए, यस, चलिए देखिए, चलो ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करता है ना, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स। चलो इसके मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोग, है ना। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स। बोरॉन 10 का परसेंटेज दे रखा है, बोरॉन 11 का दे रखा है। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास बोल रहा है। इसका देखो, पहला ऑप्शन सपोज करो इसका है 10.1, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 10.9 और फोर्थ ऑप्शन है मान लीजिए 11। चलो बताओ, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन। क्या क्या बोल रहा है? जो बोरॉन 10 है उसका 10% है, बोरॉन 11 है उसका 90% है। एवरेज एटॉमिक मास क्या सिखाया है यार आपको? क्या सिखाया है? 10 वाला कितना है? 10%, तो 10 into 10 कर दो, प्लस ये 11 वाला कितना है? 90%, तो ये 11 into 90 कर दो, और डिवाइड कर दो आप टोटल परसेंटेज से। टोटल परसेंटेज हमेशा कितनी रहेगी? 100 रहेगी, तो डिवाइड हमेशा आप कैसे करोगे? 100 से ही करोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 10.9। तो आंसर क्या हो गया आपका? थर्ड ऑप्शन। वैसे भी आप देख के कर सकते थे, डायरेक्टली भी आप थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकते थे देख के। कैसे? कैसे? आपका जो 10 वाला है वो 10% है, 11 वाला है वो 90% है। तो आपको यार एक तो ये पक्की बात पता होनी चाहिए, जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आने वाला है वो 10 और 11 के बीच में आने वाला है। वो 10 और 11 के बीच में आने वाला है, और वो किसके नजदीक रहेगा? जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होगी। तो किसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली 11 वाले की 90% है, तो इसकी ये डोमिनेट करेगा 11 वाला। तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास रहेगा वो क्लोज रहेगा 11 से। और क्लोज 11 से मतलब क्या? थर्ड। बिल्कुल 11 नहीं हो जाएगा। बिल्कुल 11 तो कब होता है? जब वो 100% होता है ना। लेकिन कुछ ना कुछ आपका बी 10 भी है, राइट? तो आपका 11 नहीं रहेगा, 11 से थोड़ा सा कम रहेगा, विच इज 10.9। ठीक है, नहीं तो यार ये वाला फॉर्मूला तो है ही, ये वाला फॉर्मूला लाओ, बिंदास आंसर लेके आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो और देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन यार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। बोल रहा है एन एलिमेंट हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन X200, X199, X212, द वेटेड एवरेज बोल रहा है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। कोई वेटेड एवरेज आपको एवरेज एटॉमिक मास ही बोल रहा है, कैसे निकालते हैं? 200 वाली की परसेंटेज कितनी है? 90, तो 200 into 90, ये एक आइसोटोप का टर्म आ गया। प्लस 199 वाली की परसेंटेज कितनी है? 8, 199 into 8, प्लस 202 वाले की परसेंटेज कितनी है? 2 into 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज 90 प्लस 8 प्लस 2। डिवाइड तो यार हमेशा ही 100 से करना है, डिवाइड हमेशा ही 100 से करना है। ये आपकी जो वैल्यू आती है एवरेज एटॉमिक मास, ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 ही आती है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 ही आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं यार, आपका एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। तीन दो आइसोटोप है तो 2 टर्म आ जाएंगे ऐसे ऊपर। इस केस में 3 थे तो ऐसे 3 टर्म आ गए। डिवाइड किससे करना है? 100 से। डिवाइड किससे करना है? 100 से। आइए बात समझ में। एक और क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल भैया, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करते हुए चलो भैया, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, देखो कि हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.3। एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हमें दे रखा है कितना? 24.3। बहुत सही। मैग्नीशियम हैज 3 आइसोटोप्स, मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। मैग्नीशियम 24 की आपको परसेंटेज भी दे रखी है कितनी? 79%। ठीक है भैया, बोल रहा है देन कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 26। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है आपको मैग्नीशियम 26 से। मैग्नीशियम 24 दे रखा है 79%। देखो कैसे करेंगे। लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम 26 बी एक्स। इसको एक्स मान लो, परसेंटेज अबंडेंस मैग्नीशियम 26 की एक्स मान ली। एक्स ही निकालना है यार हमें, यही पूछा गया सवाल में। अब देखो, मैग्नीशियम 24 की पता है हमें 79%, हमें मैग्नीशियम 26 की पता है एक्स। 25 की निकाल लेते हैं यार। इतना तो हमें पता है ना कि यार आपका परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 24 और मैग्नीशियम 25 और मैग्नीशियम 26 अगर आप ऐड करो तो टोटल परसेंटेज कितनी आएगी? 100। टोटल परसेंटेज यार हमेशा कितनी आती है? 100 ही आती है ना। सारी परसेंटेजेस आप ऐड कर दोगे तो देखो, 24 की दे रखी है 79%, 25 की नहीं पता तो इसको ऐसे ऐसे कर लो। 26 की आपकी कितनी हो गई? एक्स हो गई। एक्स मानी ना, देखो एक्स मानी इक्वल्स टू 100। तो मैग्नीशियम 25 कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 माइनस x%। 21 माइनस x%। अब आप ध्यान से देखो तो आपको एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखा है और आपको तीनों एलिमेंट की परसेंटेजेस भी पता है। एक्स के टर्म्स में तो एटलीस्ट पता ही पता है, राइट। अब देखो सीधा सीधा क्या करोगे आप, सीधा सीधा देखो क्या करोगे। एवरेज एटॉमिक मास विच इज व्हाट 24.3 इज इक्वल टू 24 वाले की परसेंटेज कितनी है? 79। 24 इंटू 79, ठीक है, प्लस 25 वाले की परसेंटेज कितनी है? 24 वाले की परसेंटेज कितनी है? 79।
24 इंटू 79, ठीक है, प्लस 25 वाले की परसेंटेज कितनी है 21 माइनस एक्स, 25 इंटू 21 माइनस एक्स, प्लस 26 वाले की परसेंटेज कितनी है x परसेंटेज, प्लस 26x डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज, स्क्वायर एक ऐसे साइड हटा दो, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज तो हमेशा कितनी रहेगी 100 ही रहेगी, टोटल परसेंटेज तो हमेशा क्या नहीं है 100 यानी, तो यहाँ से x सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप जब x सॉल्व करोगे तो लगभग ये 9% आएगा। तो जो आपका मैग्नीशियम 26 है वो तो कितना हो गया 9% हो गया, जो आपका मैग्नीशियम 25 है वो कितना हो जाएगा 21 माइनस 9 विच इज व्हाट आपका 12%, और मैग्नीशियम 24 तो आपको दे ही रखा था विच इज व्हाट 79%, विच इज व्हाट 79%। ठीक है, तो ऐसे करके भी यार आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया है और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो यार इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यार आई होप एवरेज एटॉमिक मास आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो गया होगा। अब देखो, अब आप देखते हैं हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। कोई सा भी अगर एलिमेंट दे रखा है आपको, उसकी परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, उसकी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। तो देखो, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की आपको परसेंटेज निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ऐसे निकालते हो आप परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की। खुद का वेट ऊपर रखना है, टोटल वेट बोले तो मॉलिक्यूलर मास नीचे रखना है, इनटू 100 कर देना है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4, ये बोल रहा है इन H2SO4 आपको परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, सल्फर की और ऑक्सीजन की। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले तो इसका सीधा मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको 2 into 1, प्लस एक सल्फर दिख रहा है 1 into 32, प्लस 4 into 60 विच इज व्हाट 98। देखो यार, आपको ये जो मैंने एटॉमिक मासेस लिखे हैं, हाइड्रोजन का 1 लिखा, सल्फर का 32 लिखा, ऑक्सीजन का 16 लिखा, तो बच्चा ये याद होनी चाहिए यार, है ना। अभी मैं थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं, तो आपको ये सारी वैल्यूज एटलीस्ट याद होनी चाहिए। H2SO4 का डायरेक्टली लिखो 98। अच्छी क्लास के बाद आपको H2SO4 का डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि कितना रहता है मॉलिक्यूलर मास 98 रहता है। अब देखो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो कैसे आएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो बच्चा H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम हैं, और मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो 2 into 1 अपॉन 98 into 100। बेसिकली ये जो 2 into 1 लिखा हुआ है, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट अभी ये स्क्वायर में ले रहा हूँ, ये क्या है हाइड्रोजन का ही तो मास है। तो टोटल मास हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 एटम थे और मास रहता है 1, तो 2 into 1 अपॉन 98 into 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर, कितने एटम है सल्फर के H2SO4 में, 1 एटम है, मास कितना होता है 32 अपॉन 98 into 100। आ रही बात समझ में। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितने एटम्स ऑक्सीजन के 4, मास कितना होता है 16 अपॉन 98 into 100। क्लियर हुई है चीजें, कुछ नहीं यार, खुद का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, इतना सा करना है यार, इतना सा करना है। किसी भी एलिमेंट की आपको परसेंटेज पूछी है तो खुद का मास ऊपर लगा दो, नीचे यार मॉलिक्यूलर मास लिख दो, इनटू 100 कर दो। यार परसेंटेज निकालते कैसे, ऐसे तो निकालते हैं कि मान लो यार आपके 100 नंबर का पेपर है, आपके मान लो 60 मार्क्स है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, कितना है 60 कितने में से है 100 में से, और इनटू 100 कर लो परसेंटेज के लिए। ऐसे तो निकालते हैं यार। खुद के कितना वेट है अपॉन टोटल वेट कितना है इनटू 100 कर देना, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। चलो ये बोल रहा है, निकाल दो, फटाक से निकाल दो यार। चलिए हाँ जी, कैसे करोगे, C2H6 पहले तो यार इसका मॉलिक्यूलर मास लिख दो, 2 कार्बन है तो 2 into 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 into 1, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 30 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगी, 2 कार्बन है ना, तो 2 into 12, मास कितना हो गया कार्बन का, 2 एटम्स हैं आपके और 12 मास रहता है यार कार्बन का, तो 2 into 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 30 into 100। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ जाएगी, कितने एटम्स हैं 6, तो 6 into 1 अपॉन 30 into 100। ऐसे करके आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो कार्बन की और हाइड्रोजन की, C2H6, खुद का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है। अब देखो यहीं पे ही यार आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का। अब यार ये चीज हमको समझनी है ना, बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े शानदार तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगी ये चीज। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फॉर मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट शुड बी 1। आपको क्वेश्चन में जो भी स्पेसिफाइड एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो। फॉर मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, क्वेश्चन में कोई ना कोई एलिमेंट दे रखा होगा, उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो। अब जब बच्चा ये डेफिनेशन पढ़ता है ना, मतलब ये जो नोट पढ़ता है उसमें यार बच्चा को टफ लगता है ये। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी देखना बहुत शानदार तरीके से चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड कंटेन्स 0.007% ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भैया, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, तो एमएमएम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर दो एमएमएम से। देखो क्या बोल रहा है, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है ना, किसी भी आपको मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो परसेंट तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट, स्पेसिफाइड एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। देखो इसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है, 0.007% दे रखी है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 0.007 इक्वल्स टू वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ऐसे तो लिखते हैं यार। परसेंटेज आपको किसी भी एलिमेंट की लिखनी है तो क्या लिखोगे, ऊपर खुद का वेट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट या टोटल वेट इनटू 100, ऐसे ही करोगे, सही बात है। अब देखो, अब जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको क्या होना है, मिनिमम होना है, मॉलिक्यूलर मास को क्या होना है, मिनिमम होना है, तो देखो 0.007, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होने चाहिए, 1। अगर एक ही एटम है नाइट्रोजन का और मास कितना होता है 1 into 14, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14। ये 1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है नाइट्रोजन के, और ये 14 क्या है, उसका एटॉमिक मास अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यार, देखो सॉल्व करो, ये आ गया 1000, काटापीटी करो, ये 2, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 2 into 10⁵। बिल्कुल आ सकता है यार, इतने बड़े आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये चीज समझो जो मैंने ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्यों इधर 1 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि बच्चा मुझे क्या पूछा था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा था, तो अगर मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो जो भी एलिमेंट दे रखा है उसके कितने एटम होंगे, एक ही एटम आएगा। तो नाइट्रोजन दे रखा था तो नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक ही है, और 1, और उसका मास कितना होता है 14 होता है। जैसे देखो प्रीवियस केसेस में हम लोगों ने, जैसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन थे तो 2 into 12 करा, 6 हाइड्रोजन थे तो 6 into 1 करा। यहाँ पे यार बोल रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे, एक ही होंगे, तो 1 into 14 करा। ठीक है, अब देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए इसे, चलिए वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। सेम फंडा है, सेम सा क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 0.16% ऑफ सल्फर, फाइंड इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर है जो, कैसे होएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर, वेट ऑफ सल्फर, वेट ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ऐसे तो निकालोगे, बिल्कुल ऐसे निकालोगे। परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है 0.16। अब देखो मैं क्या बोल रहा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है हमसे, तो आपके सल्फर के एटम कितने होंगे, एक होंगे। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेंशन्ड एलिमेंट वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर एक ही एटम है तो मास कितना हो जाएगा 1 into 32 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। निकाल लो यार, काटापीटी करो, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 2 into 10⁴ आ रहा है इस केस में। आ रही बात समझ में, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट शुड बी व्हाट 1। सल्फर का कितना एटम होगा, एक ही होगा, तो एक ही अगर एटम है तो उसका मास कितना होगा 1 into 32 ही तो होगा, तो मास ऊपर लिख दिया ना 1 into 32। ये 1 अगेन क्या है, ये 1 अगेन क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। आई है बात समझ में। एक और क्वेश्चन करें ऐसा सा ही, चलिए भैया एक और क्वेश्चन करते, करो एक और क्वेश्चन, करिए करिए भैया, सारे क्वेश्चन इतने अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस कर लेंगे कि इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। करो, करिए। बोल रहा है परसेंटेज ऑफ है यार ये ना, परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज अराउंड 0. इसको ऐसे ले लो 0.334 ले लो, 0.334। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज अराउंड 67200। फाइंड हाउ मेनी एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। आपका एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है कितना 56 दे रखा है, ठीक है भैया। तो परसेंटेज ऑफ आयरन को Fe कैसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ आयरन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ऐसे तो निकालेंगे। परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की कैसे निकालते हैं, ऊपर आप लोग वेट लिख दो, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, इनटू 100 लिख दो, करेक्ट, सही है। अब देखो आपको परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखी है कितनी 0.334 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 67200, वेट ऑफ आयरन निकालना है। लेट नंबर ऑफ Fe एटम्स बी
x, चलो x मान लेते हैं नंबर ऑफ Fe एटम्स, ठीक है। एटॉमिक वेट दे रखा है 56, तो अगर x एटम्स हैं तो देयरफॉर वेट ऑफ आयरन कितना हो जाएगा बच्चा? एक आपका जो एटम है आयरन का उसका वेट है 56, ऐसे x एटम्स है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 56 इंटू x। एक है अगर एटम उसका मास कितना है 56 और ऐसे x एटम्स है तो मास कितना हो जाएगा 56 इंटू x, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है 0.334, वेट ऑफ आयरन क्या हो गया 56x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 67200 इंटू 100। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, लगभग 4 आता है इसका आंसर, लगभग 4 आता है इसका आंसर। तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपके 4 आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपसे ये सवाल है कि भैया ये बताओ जो 67200 था, क्या ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास है क्या ये मिनिमम है? क्या ये मिनिमम है? नहीं, अगर मिनिमम होता तो ये जो x की वैल्यू आती है क्या आती 1 आती। तभी तो हम बोलते हैं यार कि आयरन के आपके एक ही एटम है, और एक ही एटम जब होता है एक एलिमेंट में तो हम उसे क्या बोलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। यहाँ पे तो आयरन के कितने एटम्स आ रहे हैं 4 एटम्स आ रहे हैं, तो जो आपका 67200 है आपका ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नहीं है। तभी देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े तो कहीं पे भी मिनिमम वर्ड यूज नहीं करा गया, क्या बोल रहा है सीधा सीधा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज इतना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलता तो आयरन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं आयरन के 1 हो जाते सीधा सीधा, पर हमने जब वो कैलकुलेशन करी तो आपके जो नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं x आ रहे सॉरी 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो 1 तो नहीं आया है। तो 4 आने का मतलब ही ये है कि जो मॉलिक्यूलर मास है हीमोग्लोबिन का वो मिनिमम नहीं है इस केस में। आई है बात समझ में? ऐसे ही आपके वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, करेक्ट। चलो यहाँ तक चीज क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज एम्पिरिकल फॉर्मूले पे। एम्पिरिकल फॉर्मूले पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसमें यार देखेंगे कि यार कैसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो देखिए, पहले ये समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। दो तरीके के यार आपके फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है यार? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है विच डिनोट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये बताता है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये हमको बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ही दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है? विच टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है एटम्स का वो बताता है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे देखो यार, देखो येलो से लिखते हैं भैया, जैसे C6H12O6, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि अगर आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है ना तो 6 कार्बन एटम लगेंगे, 12 हाइड्रोजन एटम लगेंगे और 6 ऑक्सीजन एटम लगेंगे। इट डिनोट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में ये बताता है। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और आपके 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, मतलब कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन ले लो, तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, काटा पीटी करो, तो देखो ये क्या आ रहा है 1:2:1 आ रहा है, 6 से डिवाइड कर दिया हमने। तो कार्बन आ रहे हैं 1, कार्बन आ रहे हैं आपके 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो ये जो बना है जो सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। क्या 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और सिंपलेस्ट रेशियो कौन बताता है आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? जैसे देखो आप नेक्स्ट देखो C2H6 मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो C is to H, 2:6, 1:3, काटा पीटी करी ना, तो कार्बन 1 आ रहा है, हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं, तो CH3 ये क्या है आपका? ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बात करता है, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बात करता है, वो हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो रही है चीज? ऐसे ही देखो, जैसे नेक्स्ट देखो जैसे हम लोग मान लो NH3 की बात करें तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन क्या है 1:3, तो क्या ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में ही प्रेजेंट है, और काटा पीटी थोड़ी ना हो सकती है यार, 1:3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में, तो आपका इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो गया NH3 ही, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो गया NH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी था NH3 और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हो गया NH3। तो बच्चा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। देखो इस पर्टिकुलर केस में सेम था, ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। जैसे प्रीवियस 2 केसेस हम लोगों ने करे, तो इसमें यार आपके
इसमें यार आपके अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग है। सिंपलेस्ट रेशियो जो आया उस हिसाब से मैंने सॉल्विंग करी, उस हिसाब से मैंने सॉल्व करी। आ रही है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। ये सेम हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलो और देखो, जैसे अब जैसे वापस से मैं आपको पहले वाले एग्जांपल पे लेके जाना चाहता हूँ। फर्स्ट वाले एग्जांपल पे हम लोग वापस चलते हैं। जैसे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6 था, ये था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CH2O आया था इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला को जो कि क्या है CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूले को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए सच दैट आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। क्या करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप ऐसे एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो सच दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। देखो 6 इंटू ये कार्बन करोगे तो C6 आ जाएगा। हाइड्रोजन या एम्पिरिकल फॉर्मूले में कितने हैं? 2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगे। ऑप्शन कितने हैं? 1, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएंगे, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर मैं किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट। जैसे देखो प्रीवियस सेकंड वाले केस में देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6। तो देखो ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए सच दैट आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? क्या दिख रहा है? 2 से ना, देखो ये C2 हो जाएगा और H यहाँ पे 3 थे, 2 से मल्टीप्लाई हो गए वो 6 हो जाएंगे। तो कांस्टेंट इस केस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हमको इतना सीखा कि यार अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देखो थर्ड केस देखो, जैसे NH3 था, ये कौन है? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ये आपका NH3, ये क्या है? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले से किसको मल्टीप्लाई करो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए? इस केस में आप 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर क्या है? सेम है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने सीखा क्या कि अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो x, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, करेक्ट है। अब सिंपल बात है कि यार ये x को निकालते कैसे? अब क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में कि भैया इस x को निकाले कैसे? तो यार ये x है, एक कांस्टेंट है, अलग अलग फॉर्मूले के लिए आपका अलग अलग रहेगा। जैसे 6 है, 2 है, 1 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है ये। तो ये x निकलेगा कैसे? x कैसे निकलता है? x निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लो, उसका मास निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला लो, उसका मास निकालो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास x आ जाएगा। जैसे देखो मैं इस वाले पहले वाले केस में करके दिखाता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, इसका मास आएगा आपका 180, निकाल लेना यार। ग्लूकोज यार 180 आएगा। इसका निकालोगे तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन तो 12 प्लस 2 14 और 14 प्लस 16 30 आएगा। तो तभी देखो आपको जो x निकालना है वो कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास व्हिच इज व्हाट 180 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास व्हिच इज व्हाट 30। तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई किया था। आ रही बात समझ में? तो क्या समझे हम लोग? अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो सीधा सीधा मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाता है, करेक्ट। ये चीज सही है। तो ये चीजें हम लोगों ने ले ली, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला की। अब यार देखो, अब आपके ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है व्हेन परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन टू अस। हमें यार परसेंटेज दे रखी है किसी भी एलिमेंट की और अब उनका हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ऐसे ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले इस पर्टिकुलर टाइप का, क्या आपको परसेंटेजेस दे रखी है एलिमेंट की और आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको यही तरीका करना है जो अभी हम करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 100 के 100 क्वेश्चन में यही चीज करिएगा, कभी भी आंसर नहीं रुकता है, कभी भी आंसर नहीं रुकता है। जैसे देखो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं ना, क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। सपोज करो आपका कार्बन है उसका 80% दे रखा है, हाइड्रोजन है उसका 20% दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमेशा ये भी मैं टेबल बनाने वाला हूँ, आपको हमेशा ये टेबल ही बनानी है ना। मैं भी आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान पूरा यहाँ पे लगाइएगा, ध्यान पूरा यहाँ पे लगाइएगा। देखो टेबल बनानी है हमें ना, इसकी टेबल बनानी है। देखो परसेंटेज दे रखी है आपको एलिमेंट्स की, कार्बन की दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखो टेबल क्या बनेगी? पहला कौन आएगा आपका? एलिमेंट। पहले कॉलम में क्या आएगा? एलिमेंट। दूसरे कॉलम में उसकी परसेंटेज, ठीक है। देखना अभी देखिएगा। तीसरे कॉलम में परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। पहले ये 3 कॉलम हम लोग फिल करते हैं, पहले 3 कॉलम हम लोग फिल करते हैं। देखो क्या है? एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है,
हाइड्रोजन है, कार्बन की कितनी परसेंटेज है 80% दे रखी है, हाइड्रोजन की 20%। थर्ड कॉलम क्या आता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज कितनी है 80, एटॉमिक मास कितना है 12, परसेंटेज कितनी है 20, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना चल रहा है 1 चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 20/3 और ये आएगा आपका 20। करेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका क्या रहता है, उसके बाद आपका रहता है रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो, और लास्ट आपका क्या रहता है सिंपलेस्ट रेशियो। देखते हैं ना, आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े शानदार तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो एलिमेंट लिख देना, परसेंटेज लिख देना, थर्ड कॉलम क्या आएगा परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 80/12 कर दिया, 20/1 कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखो कार्बन के केस में जो आपने थर्ड कॉलम में सॉल्व करा है वो है 20/3, हाइड्रोजन के केस में आ रहा है 20, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 20/3, और 20 में से छोटा कौन सा है 20/3, तो 20/3 को मैंने गोले में ले लिया, 20/3 को मैंने क्या कर दिया गोले में ले लिया। मतलब यार देखो जो भी आपका थर्ड कॉलम में आप निकालोगे वैल्यूज, जो भी स्मॉलेस्ट होगी उसको आप गोला कर देना। स्मॉलेस्ट वैल्यू एक तरीके से हमने हाथ में ले लिया, ऐसा समझो, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने क्या कर लिए ऐसे हाथ में ले लिया। अब क्या करना है रिलेटिव रेशियो निकालना है। तो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हो, रिलेटिव रेशियो निकालते हो कि जो भी वैल्यू थर्ड कॉलम में आई थी, कितनी आई थी 20/3 आई थी कार्बन के केस में, हाँ भैया, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है जो हमने हाथ में ले लिया, जो हमने गोला ले लिया था, कौन सी है 20/3, तो ये ले लिया। हाइड्रोजन के लिए कैसे निकालोगे, जो थर्ड कॉलम में जो वैल्यू निकली थी, क्या निकली थी 20 निकली थी, 20 निकली थी, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है जो हमने हाथ में ले रखी है, कितनी है 20/3, 20/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है 1 आया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा। तो रिलेटिव रेशियो को निकालना कैसे, जैसे देखो जो भी परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करोगे तो जो भी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हाथ में ले लेना, ठीक है, वो हमने गोला कर दिया। अब रिलेटिव रेशियो कैसे निकालना है आपको, जो भी थर्ड कॉलम में जो भी आया है डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, 20/3 डिवाइडेड बाय 20/3। हाइड्रोजन के केस में जो भी थर्ड कॉलम में आया क्या है 20 आया, उसको डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट से, तो 20/20/3। तो रिलेटिव रेशियो क्या है 1/3, सॉरी 1 और 3, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 3। ठीक, कोई भी डेसिमल में नहीं आया, अभी डेसिमल में आएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें डेसिमल में भी आएंगे, तो उसमें क्या करना है देखना है हमें। तो रिलेटिव रेशियो अगर कार्बन का 1 आया हाइड्रोजन का 3 आया तो सिंपलेस्ट रेशियो भी आपका कार्बन का 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका CH3, कार्बन के 1 है हाइड्रोजन के 3 है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया आपका CH3। आ रही है बात समझ में, ऐसे निकालते हैं। अब देखो अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जरूरी है कि यार ये जो आपका रिलेटिव रेशियो निकालो हमेशा यही 1:3 या ऐसे 2:3 ऐसा सही कुछ है, डेसिमल में भी आ सकता है, तो तब क्या करेंगे, तब बताते हैं यार क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अगेन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, सोडियम का दे रखा है 29.1%, सल्फर का दे रखा है कितना 40.5%, और मान लो ऑक्सीजन का दे रखा है 30.4%। बोल रहा है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको निकालना है। चलो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, टेबल बनाने वाले हैं। हमको परसेंटेज दे रखी है एलिमेंट की, हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहा है बिंदास टेबल बनाओ। टेबल बनाओ तो कैसे, एलिमेंट, ठीक है, और आपका परसेंटेज, ठीक है, और थर्ड कॉलम क्या था आपका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये देखो आपका एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, आपका सोडियम का कितना है 29.1%, सल्फर का कितना है 40.5 और ऑक्सीजन का कितना है 30.4। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो इधर 29.1 डिवाइडेड बाय 23, इधर 40.5 डिवाइडेड बाय 32, इधर 30.4 डिवाइडेड बाय 16। करेक्ट, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़े से यार कैलकुलेटिव रहते हैं क्वेश्चन, थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं क्वेश्चन। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 1.26, ये आएगा 1.26 और ये आएगा 1.90, ये आएगा 1.90। ठीक है, अब क्या निकालेंगे इसके बाद रिलेटिव रेशियो, इसके बाद क्या निकालेंगे रिलेटिव रेशियो। तो रिलेटिव रेशियो आपको क्या बोला है, जो भी थर्ड कॉलम में आपके स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको गोला मार दो। देखो सोडियम के केस में 1.26 है, सल्फर के केस में 1.26, दोनों ही यार छोटी हैं, दोनों ही बराबर हैं, कोई सी भी ले लो। मान लो मैंने सोडियम वाली ले ली, ये हाथ में मैंने अब कौन सी वैल्यू रख दी है 1.26 वैल्यू रख दी है। अब देखो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालूंगा, सोडियम के थर्ड कॉलम में वैल्यू कितनी आई थी 1.26 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट कितनी है 1.26, सल्फर के थर्ड में कितनी आई थी 1.26 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट कितनी है 1.26, ऑक्सीजन के थर्ड में कितनी आई थी 1.90 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट कितनी 1.26। आपको स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते जाना है सबको। तो देखो इसको इधर क्या आ गया 1 आ गया, इधर क्या आ गया 1 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5। ठीक है, अब क्या निकालने वाला हूं सिंपलेस्ट रेशियो, अब क्या निकालने वाला हूं सिंपलेस्ट रेशियो निकालने वाला हूं। तो देखो सोडियम का आ रहा है 1, सल्फर का आ रहा है 1, ऑक्सीजन का आ रहा है 1.5। अब यार कभी भी आपने 1.5 देखा है क्या यार, मतलब 1.5 एटम्स इन्वॉल्व है, कभी देखा है ऐसा,
नहीं है ना, कभी भी 1.5 एटम्स नहीं हो सकते आपके एक मॉलिक्यूल में, या तो एक एटम होगा या दो एटम होंगे, 3 या 4 या 5 ऐसे रहता है, राइट। तो कभी भी 1.5 एटम्स नहीं हो सकते। तो कभी भी ऐसे जैसे डेसिमल आ रहा है 1.5, तो क्या करोगे, इसको आप नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे। 1.5 को नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, इस पूरे को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो Na 2 हो जाएंगे, सल्फर भी 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का जो 1.5 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो देखो आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, 2 इधर 2 इधर 3, तो सोडियम 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 3, तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, Na2S2O3। आइए बात समझ में, देखो यार, या तो जो प्रीवियस केस था उसमें सीधा सीधा कार्बन 1 था और हाइड्रोजन 3 आया, तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो 1:3 ले लिया। बड़े प्यारे प्यारे आए थे, होल नंबर्स आए थे, तो सिंपलेस्ट हमने 1:3 ले लिया। लेकिन अगर यार ऐसा कभी डेसिमल में आता है, जैसे ये आपका 1.5 आया, तो इसका आपको नेक्स्ट मल्टीपल लेना है, तो 1.5 इंटू 2 करो तो क्या आ जाएगा, 3। अच्छा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो ऐसे ये बैठ रहा है, NaSO 1.5 था, तब क्या करा, इस पूरे को ही हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो देखो 2 सोडियम हो गए, 2 सल्फर हो गए, और ऑक्सीजन 1.5 इंटू 2 3 हो गया। ऐसे करना है, करेक्ट। आ रही है बात समझ में। एक और क्वेश्चन करेंगे, चलो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, करो भैया, करिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है यार, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, बताइए भैया, करो पॉज करो यार वीडियो को और अटेंड करिए। देखिए ये आया आपका नीट 2021 में, नीट 2021 में आपका क्वेश्चन आया है। कैसे करोगे, है ना, आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहा है, कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको, 78%, और बोल रहा है रेस्ट इज हाइड्रोजन, तो निकाल लो ना यार, 100 में से माइनस कर दो 78 को, तो 22% किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। हमेशा आप क्या करो, ये टेबल बनाओ भैया, टेबल ही से ही हमारे आंसर आएंगे, है ना। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो 100 बार टेबल बनाना, कभी भी गलती नहीं होगी। थर्ड क्या है आपका, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, है ना, सेम रटा रटाया मेथड है यार, हर किसी में हमको यही चीज करनी है, हर किसी में हमको यही चीज करनी है। फिर क्या निकालते हैं, रिलेटिव रेशियो, ठीक है, फिर क्या निकालते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो जरा क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है आपको कितना, 78%, हाइड्रोजन कितना हो गया, रिमेनिंग 22%, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 78 बाय 12, 22 बाय 1। तो ये जब सॉल्व करने जाओगे तो ये आएगा आपका 6.5, यस, ये कितना आएगा, 6.5 आएगा। देखो ना करके देखो यार, 78 बाय 12 करोगे तो ये आएगा, 6 से काटो 2, और ये कितने से जा रहा है आपका 13, 13 इंटू 6 क्या रहता है, 78 रहता है, करेक्ट। और 13 बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 6.5 हो गया, बिल्कुल सही है, ये आ गया आपका 22, करेक्ट। छोटी कौन सी है, 6.5 है, तो उसको गोला मार दो, हाथ में ले लिया, ठीक है। रिलेटिव रेशियो कैसे निकलेगा, 6.5 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट विच इज व्हाट 6.5, ये तो 1 आ गया, 22 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट विच इज व्हाट 6.5। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका 3.3, इसका आंसर आता है आपका 3.3। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, कार्बन का जैसे 1 आया, हाइड्रोजन का 3.3 आया, तो 3.3 तो यार नहीं चलेगा, अब इसको हमको नेक्स्ट मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे कि यार डेसिमल हट जाए। तो मान लो मैं अगर ये है CH 3.3 है, इसको अगर मैं मान लो 3 से मल्टीप्लाई करूं तो C3 हो जाएगा, और आपका H 9.9 आ जाएगा। 9.9 को हम 10 बोल सकते हैं, है ना, पर लेकिन ऐसे देखो, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, C3H10 ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपका ऑप्शन सबसे, देखो जैसे आपका कार्बन क्या है 1 है, और हाइड्रोजन क्या है आपका 3.3 आ रहा है, तो यार इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन का आप ये जो ये 3.3 है, इसका आप राउंड ऑफ करोगे और आप इसको 3 कर दोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, CH3 आएगा, है ना। आंसर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, मतलब 3.3 का हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके 3 कर दिया, मतलब बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये भी ऐसे टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो कंफ्यूजन है, तो यार जैसे 3.3 है, तो यार 3.3 है, तो मैं 3 पे जाऊं या 4 पे जाऊं, राइट। तो आपको नियरेस्ट वैल्यू चूज करेंगे, नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, तो आप लोग 3.3 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो यार ऐसे टाइप के थोड़े से एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं, ऑलराइट। वैसे तो यार नहीं आने चाहिए, लेकिन देखो 2021 में ही ऐसा सवाल पूछा गया है, ऑलराइट। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रखेंगे यार, है ना। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यार पढ़ी यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, परसेंटेज निकालना सीख लिया, एवरेज एटॉमिक मास सीख लिया। अब हम लोग यार हमारे स्टोशियोमेट्री के ऊपर आगे बढ़ेंगे, स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और जो यार आपके लॉज हैं, कुछ जो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये सारे लॉज भी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो यार फिर जोर और शोर से पढ़ते रहिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।